नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत है माय स्टोरीज़ में। मैंने अपने व्लॉग का जो नाम रखा था पिछले दिनों, वो आसंग था। आसंग का मतलब होता है कम टुगेदर, आओ मेरे साथ। वो भी अच्छा था, पर जिस तरह मैं अपने ब्लॉग को डेवलप करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसका नाम चेंज करूँगा और मैंने इसका नाम रखा माई स्टोरीज़, मेरी कहानियाँ। मेरी कहानियाँ का मतलब ये नहीं है कि ये मेरे जीवन की कहानियाँ हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो मुझे प्रिय हैं। ये जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, अज्ञेय की कविताएं, वैसे ही मेरी कहानियाँ। मतलब इस ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे आकर्षित करेगा, जिससे मुझे थोड़ी रोशनी मिलेगी, वो कहानियाँ जो मैं सुनना चाहूँगा, वो मैं आपको सुनाना भी, आपसे शेयर करना भी चाहूँगा। तरीका भी तो यही है ना दोस्तों का। क्या कहते हैं कि आपके पास जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप उसे बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। बांटने से, शेयर करने से सुख बढ़ता है, दुख हल्का होता है, ये भी कहा जाता है। पर जब हमारे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसे जब हम शेयर करते हैं, अगर हमारे पास मिठाई है और उसे हम बांट के खाते हैं तो मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है। हम अकेले खाना खा रहे हैं और हम किसी के साथ अपना खाना शेयर करके खा रहे हैं तो खाने का स्वाद और सुख भी बढ़ जाता है। तो जो भी कहानियाँ जीवन के जिस भी पहलू की कहानी मेरे दिल को छुएगी, उसके साथ मैं आपको उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसलिए मैंने माई स्टोरीज़, मेरी कहानियाँ, अपने चैनल का नाम रखा है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि जैसा कि आपको पता है मैं शिक्षक हूँ, तो बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं क्लास से, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कई बार वो जीवन से, करियर से रिलेटेड भी सवाल करते हैं। कई बार क्लास में ही कर देते हैं तो संक्षेप में ही सही उत्तर दे देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसीलिए शायद मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी कि क्लास का टाइम सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा खर्च हो। तो पर ये सवाल पूछने का सिलसिला बच्चों का बना रहा। जैसे एक बच्चे ने मुझे पिछले दिनों लिख करके सवाल पूछा है, व्हाट्सअप किया उसने, और मैं कि सर इन प्रश्नों पे आप क्लास में चर्चा करें, क्लास में बात करें तो हमें बड़ी खुशी होगी, हमारा बड़ा कल्याण होगा। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा ऐसा है, क्लास में बात करेंगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, क्लास का सब्जेक्ट का टाइम खर्च हो जाता है। मान लो किसी को रुचि ना हो तो उसका समय क्यों ख़राब करना, किसी को बोर क्यों करना। तो मैं अपनी इस पर मैं एक ब्लॉग बना दूँगा, आप मेरे चैनल पे देख लेना, जिसको देखना होगा देख लेगा। तो सबसे पहले तो मैं बच्चे के पत्र पढ़ देता हूँ, जिससे एक आइडिया होती है आपको। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ। लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना नाम भी बताते हैं, पर ये कहते हैं कि मेरा नाम को जाहिर न किया जाए। मतलब क्लास में चर्चा तो करें पर मेरा नाम न बताएं। अब ये बात मेरी समझ में आती नहीं है, और खैर मैंने किसी से पलट के पूछा नहीं है कि आप नाम बताने से क्यों बच रहे हैं। कितना विचित्र समय है कि शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने में लोगों को समाज के सामने संकोच हो रहा है, और बुरे कर्म लोग गर्व के साथ समाज के सामने करते हैं। चौराहे पे खड़ा होकर के सिगरेट पीने में गर्व है और चौराहे पे खड़े होकर के दूध पीने में शर्म है। समय और समाज तो हमने ऐसा बनाया है, और हम ही ने बनाया है। हम मनुष्यों ही इसके लिए, इस पृथ्वी की हर बात के लिए हम मनुष्य ही कहीं न कहीं से जिम्मेदार हैं, चाहे बात अच्छी हो चाहे बात बुरी हो। तो बच्चे ने जो पत्र मुझे लिखा, मैं पहले वो पढ़ता हूँ, उसी में प्रश्न है, फिर मैं उस पर संक्षेप में बात करूँगा। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। मूल प्रश्न उनका ये है, विद्यार्थी जीवन में चरित्र की मूल परिभाषा क्या है? उदाहरण, विद्यार्थी जीवन में जीवन जीने की कला तथा मूल कसौटी क्या है? प्रश्न 2 उन्होंने किया है, आपने अपनी क्लास में कहा कि आदमी यदि सफल हो जाता है तब उसे गांव घर शहर नहीं लौटना चाहिए, अपने गांव घर शहर नहीं लौटना चाहिए। फिर उन्होंने प्रश्न किया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हर संवेदनशील आदमी प्रेम का भूखा है, तब क्या वह अपने समाज से कट सकता है? ऐसा संभव है? फिर उन्होंने प्रश्न किया, आपने क्लास में ये बोला था कि आप हारोगे तो अपनी वजह से और जीतोगे तो अपनी वजह से, मैं केवल दिशा दे सकता हूँ।
विद्यार्थी जीवन जवानी में भटकाव बहुत है। इस उम्र में वह कौन सी मूल कसौटी है जिससे अपनाकर आगे बढ़ें। फिर उन्होंने नीचे लिखा है, क्लास में चर्चा करिए, कृपया क्लास में चर्चा करिए, धन्यवाद। निवेदन है कि क्लास में मेरा नाम न लें, और नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है। हालांकि मैं अभी भी जानता नहीं हूँ ये जो बच्चा है, ये नई क्लास है, तो ये जो बच्चा है ये कौन है। नाम और चेहरे में एक रूपता मेरे दिमाग में नहीं है, अभी 2 ही 3 क्लास हुई है। तो मैं 1 बाय 1 इनके प्रश्नों पे थोड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ, इस उम्मीद में कि इनको तो लाभ मिल ही जाएगा, हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो जाए। इन्होंने पूछा है, विद्यार्थी जीवन में चरित्र की मूल परिभाषा क्या है। विद्यार्थी जीवन में जीवन जीने की कला तथा मूल कसौटी क्या है। बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका मेरे पास। विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, संपूर्ण जीवन में चरित्र की मूल परिभाषा है, जीने की एकमात्र कसौटी है सद आचरण, सत्मूल्य। सत्य आचरण ही जीवन जीने का तरीका है, और यही मूल परिभाषा है, यही मूल कसौटी है। इसी पर अपना जीवन सबको जीने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चा आचरण। बातें काफ़ी नहीं हैं, बातें तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। सच्चा आचरण, अच्छा आचरण करना चाहिए। और विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है। उसका काम है अध्ययन करना, तो उसे अध्ययन करना चाहिए। अब मैं वो बोलूं कि जो पुरानी परिभाषाएं हैं शास्त्रों की, कि उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए वगैरह 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 वगैरह, तो भाई वो तो ठीक है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पर मेरा ये कहना है, आपका काम है पढ़ना और अच्छी आदतों को अपनाना। तो एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और कोई भी मनुष्य जहाँ भी रहे अपना कर्तव्य ठीक से करे और अच्छी आदतों को अपनाए, जीवन में उतारे, यही होना चाहिए। अब एक समस्या से मैं अक्सर जूझता ये हूँ कि मेरी बहुत सारी बात बहुत सारे लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये कष्ट मैंने हमेशा उठाया है। जैसा इन्होंने कहा कि मैंने कभी कहा कि आदमी यदि सफल हो जाए तो उसे अपने गांव घर वापस नहीं लौटना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था सफल लोग बहुत सफल नहीं, जब कोई आदमी बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने गांव घर वापस लौटता है, तब भी गांव घर के लोग जो हैं उसको उसके बचपन की उसकी आदतों, उसकी कमियों से, किशोरावस्था की उसकी आदतों, उसकी कमियों से उसका मूल्यांकन उम्र के 70वें वर्ष में भी करते हैं। उनको लगता है ये वही आदमी है, ये वही लड़का है जो हाफ पैंट पहन करके, चड्ढी पहन के घूमा करता था। तो अपने गांव घर में लौट करके प्रतिष्ठा पाना आसान नहीं होता है। वहाँ पे लंबा वक्त लगता है, लंबा समय लगता है। अगर आपने गांव घर में पहुँच करके आपका उद्देश्य है प्रतिष्ठा पाना, वहाँ पे आप बहुत बड़ा होना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है अपने लोगों से सचमुच का सम्मान पाने में। वो आपको विशिष्ट मान करके आपके साथ विशिष्ट व्यवहार करें, इसमें वक्त लगता है। मेरा ये मानना है कि सरकार को तो बहुत साल पहले ये नियम बना देना चाहिए था, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, ख़ास करके भारत में, कि हर कोई आदमी जो अपने गांव घर से निकलेगा रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, ख़ास करके जो बड़े पद पे हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको लौट के हर हाल में अपने गांव में रहना चाहिए। अपने रिटायरमेंट के बाद हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपने गांव घर में रहना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए, और गांव घर की जितनी सेवा हो सके, जितनी बेहतरी में योगदान कर सकें, करना चाहिए। पर आपका उद्देश्य अगर ये है कि हम गांव घर में चल करके हम मसीहा हो जाएंगे, हम महान हो जाएंगे, हमारा गांव हमारे लिए ताली बजाएगा, हमको भगवान समझेगा, हमको पलकों पे उठा लेगा, ये सोच करके गांव घर आप वापस न जाएं। ये सोच ही अपने आप में वैसे तो छोटी है। इस सोच के साथ तो मनुष्य को जीना भी नहीं चाहिए और कहीं जाना भी नहीं चाहिए। गांव घर में तो कतई नहीं जाना चाहिए, वहाँ ये होना बहुत मुश्किल है, इसमें आपको निराशा मिलेगी। मूल बात यह है कि हर आदमी को नौकरी के बाद लौट के अपने गांव घर जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, वहीं मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। शेष जीवन में अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने गांव, समाज, परिवेश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। जो अगला प्रश्न उन्होंने किया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हर संवेदनशील आदमी प्रेम का भूखा है, तब क्या वह अपने समाज से कट सकता है। नहीं, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, मनुष्य को प्रेम
चाहिए, मनुष्य को प्रेम देना भी चाहिए, मनुष्य को प्रेम चाहिए भी होता है। प्रेम पाना जितना महत्वपूर्ण है, प्रेम देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपने समाज से जुड़ करके रहना चाहिए, चाहे वो दुनिया में जहाँ भी रहे, और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप जहाँ भी कहीं जाते हैं वो आपका कर्म भूमि है। अपनी कर्म भूमि का पूरा सम्मान आपको वैसे ही करना चाहिए जैसे आप अपनी जन्मभूमि का करते हैं। हर हाल में हर तरह से अपनी कर्मभूमि को, जन्मभूमि का सम्मान दीजिए और कर्मभूमि को हर तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करिए, इवन अपनी जन्मभूमि से 2% ज़्यादा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी कर्मभूमि आपको जगह देगी, आपका सम्मान करेगी, आपको प्रेम देगी। जैसे आप यहाँ विश्वविद्यालय में हैं और अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो भी जहाँ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि कल क्लास में आपने बोला एक दिन कि आप हारोगे तो अपनी वजह से और जीतोगे तो अपनी वजह से, मैं केवल दिशा दे सकता हूँ। सही बात है। कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो, तुम ही अपने सबसे बुरे शत्रु हो। हम सब अपने जीवन में ध्यान से देखें तो हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं। अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बुरा काम करेंगे तो पीछे जाएंगे। बड़ा सीधा सा मामला है। एक सीमा से ज़्यादा न गुरु कर सकता है, न माता पिता कर सकते हैं, न राष्ट्र कर सकता है, न समाज कर सकता है। एक सीमा से ज़्यादा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। मदद मनुष्य को स्वयं खुद ही करनी होती है। आप घोड़े को नदी तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं। हम सारी बातें बता सकते हैं, सारी सुविधाएं मुहैया कर सकते हैं, सारे हालात बेहतर कर सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन हम आपके हिस्से का काम नहीं कर सकते। हम आपको किताब दे सकते हैं पर आपकी जगह पे पढ़ नहीं सकते। तो हारेंगे आप अगर जीवन में तो अपनी वजह से हारेंगे, माता पिता या गुरु की वजह से नहीं हारेंगे आप। फिर उन्होंने पूछा है कि विद्यार्थी जीवन में जवानी में भटकाव बहुत है, इस उम्र में वह कौन सी मूल कसौटी है जिससे अपना कर आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात है। अनुभव और अक्ल कम होती है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, भटकने की गुंजाइश बहुत होती है, भटकते हैं लोग, भटकाने वाले हालात होते हैं, भटकाने वाले साधन होते हैं, भटकाने वाले लोग होते हैं। ऊर्जावान बच्चा जिसके पास अनुभव और बुद्धि कम है वो भटक जाता है, विभिन्न प्रकार से भटक जाता है और जीवन में जो है उसकी वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ वो पहुँच सकता था, या कई बार उसकी दुर्गति होती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में ये बच्चा हो जो मुझे पत्र लिख रहा है, चाहे उसके प्रोफेसर के रूप में मैं हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, चाहे कोई थानेदार है, चाहे भारत का प्रधानमंत्री है, चाहे खेत में काम करता किसान है, चाहे रोटी बनाता हुआ व्यक्ति है। अगर हम अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान में रखें कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, जहाँ हम खड़े हैं एक मनुष्य के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, जिस पद जिस काम को दिया गया है हमें उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कर्तव्य को हम सर्वोपरि रखें, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, इसको ध्यान में रखें तो आप देखेंगे भटकेंगे नहीं। जैसे जहाज़ का पक्षी जहाज़ से उड़ता है पुनि जहाज को आवे, वैसे अगर आप भटकेंगे भी ना तो लौट के फिर फटाक से जहाज़ पे आ जाएंगे। अपने गोल को दिमाग में रखिए, अपने कर्तव्य को दिमाग में रखिए, तो वह आपको चुंबक की तरह खींच करके वापस आपको अपनी जगह पे ला देगा, अगर आप भूल चूक से कभी लेफ़्ट राइट होते हैं तो इतनी सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मनुष्य कमज़ोर है तो छोटी बात भी उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। अगर आपके चरण दुर्बल हैं, आप वीक हैं, तो आपके लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना भी पहाड़ हो जाता है। अगर आपके चरण मजबूत हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आप मैराथन दौड़ सकते हैं। ये सब मनुष्य पर निर्भर करता है। मनुष्य वही है जो अपने आप को लगातार विकसित करे, लगातार अपने आप को हर तरह से विकसित करे, ज्ञान से, चरित्र से, धन से, यश से, प्रतिष्ठा से, आचरण से। तो आप अपने को इतना विकसित करें, इतना मजबूत करें कि आप जीवन में अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, आपको अपने कर्तव्य का बोध हो,
आपके अंदर इतनी शक्ति हो कि आप कर्तव्य का पालन कर सकें, आपके अंदर इतनी मानसिक शक्ति हो कि आप न भटकें। तो ऊर्जावान बने, कर्तव्य को ध्यान में रखें, सदाचरण को अपनाएं। यही तो जीवन है। इससे ज़्यादा मुझे फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं है। तो शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। नमस्कार।